बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम कृतिका भाग 1 पाठ 2 मेरे संग की औरतें पाठ का सार और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मृदुला गर्ग द्वारा लिखित एक संस्मरण है। उनकी बचपन की यादें, उनकी माँ, पिता, बहन, नानी, इन सबको इन यादों में इन्होंने शामिल किया है। तो ये हम इस संस्मरण के माध्यम से जानेंगे मेरे संग की औरतों के विषय में क्या ये लिख रहे हैं। इसकी जो लेखिका हैं वो है मृदुला गर्ग जी। ये हैं मृदुला गर्ग। तो चलिए हम इसका सार पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शानो शौकत से जिंदगी बिताने लगे, परंतु नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी कि वे अपनी बेटी की शादी आजादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। अतः लेखिका की मां की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी, जो उनके लिए असहनीय थी। लेखिका ने अपनी मां को कभी भारतीय मां जैसा नहीं देखा था। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। उनमें 2 गुण मुख्य थे। पहला, कभी झूठ न बोलना। दूसरा गुण क्या था? वे एक की बात, गोपनीय बात है ना, जो किसी को नहीं बतानी होती थी, एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसी कारण उन्हें घर में आदर तथा बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। मतलब घर में इन सब चीजों के कारण उनकी बहुत इज्जत होती थी और बाहर वाले लोग उनसे मित्रता रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था वो हमारी जो बात है वो किसी से नहीं कहेंगी। ठीक है बच्चों, वो राज को राज ही रहने देंगी। लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के से रह गए थे। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था। अतः लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस आया। परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हठ के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए। अब तुम चाहो चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। तो बच्चों, उन्होंने चोर पर दबाव नहीं डाला, बल्कि प्यार से समझाया, धमकाया भी नहीं, डराया भी नहीं, जबकि वो जानती थी कि ये चोर है। ठीक है, तो फिर भी उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। कई बार अच्छे व्यवहार से भी हम दूसरों को बदल सकते हैं। ये संस्मरण हमें यह शिक्षा भी देता है। लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे लड़की हैं। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मंजुला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मंजुला गर्ग, घर का नाम उमा थी। तीसरी बहन का नाम चित्रा और उसके बाद रेणु और अचला नाम की बहनें थी। इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव था। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर
कर ही पसीने से तर होकर घर आती थी। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आते थे, क्योंकि वो पढ़ाने में अधिक ध्यान देती थी, पढ़ने में कम। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसी के साथ उसकी शादी हुई। मतलब जिद्दी स्वभाव की थे, जिसके बारे में एक बार फैसला ले लेती थी तो उसको वो मनवा कर ही छोड़ती थी। इन्होंने अपनी सभी बहनों के स्वभाव के बारे में बताया है कि कौन कैसी थी। एक को पढ़ने में रुचि नहीं थी तो दूसरे को पढ़ाने में रुचि थी। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक समझना है आपने। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसके पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोग था, अर्थात वो भी लिखती थी। सभी ने शादी का निर्वाह भलीभांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहां की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रही। वहां लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती, परंतु लेखिका को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल न जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह तो 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर घर वापस लौट कर आ गई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता है। मतलब अपनी मंजिल को पाने की धुन और उस रास्ते पर अकेले ही चलना एक अलग ही मजा होता है। वह धुन की पक्की थी सभी बहनें। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? लेखिका ने अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसकी नानी अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली औरत थी। भले ही वह परंपराओं में जकड़ी हुई हो, लेकिन उसने विलायती ढंग से जीने वाले वरिष्ठ पति के साथ बिना किसी शिकायत के जीवन व्यतीत किया। मरने से पहले लेखिका की नानी ने पर्दे की परवाह न करते हुए अपने पति के मित्र से मिलना चाहा। उन्होंने अपने पति के मित्र से वचन मांगा कि वे मेरी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएं। इन्हीं बातों के कारण लेखिका अपनी नानी से प्रभावित थी, क्योंकि उसने अपनी माँ से उनके स्वभाव के विषय में सुन रखा था। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो बच्चों, लेखिका के अनुसार उसकी नानी भले ही प्रत्यक्ष रूप से देश के किसी भी आंदोलन में सक्रिय न रही हो, परंतु उनके हृदय में देश की आज़ादी का जुनून था। उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी से अपनी पुत्री के लिए एक ऐसा वर ढूंढने के लिए कहा जो आज़ादी का सिपाही हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से करवाया। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका की मां परंपरा
का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की अनेक विशेषताएं उजागर होती हैं। जैसे वह न तो झूठ बोलती थी, न किसी की गोपनीय बात किसी को बताया करती थी, इसलिए उन्हें घर वालों का आदर और बाहर वालों का प्यार मिलता था या मिला था। ठीक है, अपने स्वभाव के कारण वो प्रसिद्ध थी और लोग उन्हें चाहते थे। खा है इसका, लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। शब्द, ठीक है। लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वच्छंद था, मतलब स्वतंत्र रूप का था। घर परिवार के सभी सदस्यों को अपनी भली बुरी बातों को प्रकट करने की स्वतंत्रता थी। लेखिका की दादी कभी अपनी बहू पर ताना उल्लाहना ना देती थी। लेखिका की परदादी भी उन्हीं के साथ रहती थी। लेखिका की दादी के घर का माहौल गांधीवादी था। उनके घर में सभी खादी वस्त्र पहनते थे। घर के सभी लोग लेखिका की मां का सम्मान करते थे। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वच्छंद था, मतलब कोई भी रुकावट नहीं थी। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी में पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। लेखिका की परदादी हमेशा लीक से हटकर चलती थी, वो समाज से हटकर कार्य करना चाहती थी। उस समय समाज में हर व्यक्ति संतान के रूप में लड़का ही चाहता था, लेकिन परदादी संसार की इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी पतोहू की पहली संतान के रूप में लड़की की मन्नत मांगी। इससे सिद्ध होता है कि वह लड़का और लड़की के बीच भेदभाव नहीं करती थी, क्योंकि उसमें तो लड़कों को ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन उन्होंने तब भी मन्नत में लड़की मांगी। प्रश्न नंबर 5 है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो लेखिका के घर का वातावरण ऐसा था जहां किसी को भी डराने धमकाने, उपदेश देकर या दबाव डालकर अपनी बात मनवाने का अधिकार न था। एक बार शादी के माहौल का फायदा उठाकर एक चोर उनके घर में घुस आया। तब दादी ने क्या किया? दादी ने ना तो चोर को डराया धमकाया और ना ही उपदेश दिया। चोर द्वारा लाए गए लोटे से दादी ने पानी पिया और आधा उसे पानी पीने के लिए दे दिया। यही नहीं, उसने उस चोर को बेटा कहकर संबोधित किया। इसका प्रभाव उस चोर पर इतना हुआ कि उसने चोरी करना छोड़ दिया और उन्हीं के खेत में काम करने लगा। इस प्रकार उसका स्वभाव परिवर्तन हो गया। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका मानती थी कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से शहर के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में नियुक्त थी। वहां उसे बच्चों के लिए ढंग का स्कूल न मिला। इस स्थिति में उसने कैथोलिक बिशप से अनुरोध किया कि वे सीमेंट कारखानों से आर्थिक सहायता लेकर प्राइमरी स्कूल खोल दें। उस क्षेत्र में क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने के कारण उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। फलतः उसने स्वयं अपने प्रयासों से एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ कन्नड़ भाषा की पढ़ाई की जाती थी। लेखिका के प्रयासों से कर्नाटक राज्य सरकार ने उस स्कूल को मान्यता भी प्रदान की। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। सर्वप्रथम लेखिका की नानी के प्रति हमारी श्रद्धा भावना उत्पन्न होती है, जिसने परंपरावादी होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाने का वायदा लिया।
उन्होंने यह वायदा अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से लिया। इस प्रकार लेखिका की नानी ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना योगदान दिया। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धा की पात्र है क्योंकि उन्होंने चोर को किसान बनाया। लेखिका के प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा भावना है क्योंकि उन्होंने बागलकोट में प्राइमरी स्कूल खुलवाया। तो इस प्रकार श्रद्धा के कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भी अच्छा कार्य करता है बच्चों, उन्हें श्रद्धा भाव से जरूर देखा जाता है। 8वां और अंतिम प्रश्न है हमारा, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यहाँ अकेलेपन का अर्थ है आवश्यक दबाव रहित स्वतंत्रता। लेखिका की बहन रेणु अपनी इच्छा की स्वयं मालकिन है। वह जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही रहती है। उदाहरण के लिए एक दिन तेज वर्षा के कारण सड़क पर कोई वाहन नहीं चल रहा था। स्कूल बस न आने के कारण रेणु पैदल ही स्कूल गई। इतनी दूर पैदल चलकर स्कूल पहुंची तो स्कूल बंद था। वहां उसी भाव मुद्रा में पैदल चलकर अपने घर वापस लौट आई। लेखिका को उसका यह भाव रोमांचित लगा। तो प्यारे बच्चों, आपने यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देने हैं। सर्वप्रथम पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है अपनी पुस्तक लेकर और उसके पश्चात प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कल हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।